जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 132 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 131 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 जीके जीएस का इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, परवेज मुशर्रफ को, रहमत अली चौधरी को, खान अब्दुल गफ्फार को। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? मेजर कहा जाता है, नगर आयुक्त कहा जाता है, नगर अधीक्षक कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं महापौर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? पैशन, मसाहत, सर्व और चक्रा। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सल्तनत काल में भूमि के पैमाइश को क्या कहा जाता था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है मसाहत, बिल्कुल सही जवाब है। चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? 20%, 40%, 80% और 11%। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूर्य ताप का कितने प्रतिशत जो भाग है वो जल वाष्प के द्वारा उसे सोख लिया जाता है? तो 11%। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 11%, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? पर्यावरण से, प्रदूषण से, शिक्षा से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पानी के प्रवाह का मापक है, यानी पानी के जो प्रवाह होता है उसको किससे मापते हैं आपको बताना है। उसका मापक क्या है? क्यूबिक है, क्यूसेक है, हाइग्रोमीटर है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं क्यूसेक, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर हाइग्रोमीटर है, वायु के आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और राष्ट्रपति। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 0 होती है। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए उत्कृष्ट गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है और इसे 0 वर्ग यानी 18वें नंबर वर्ग में रखा जाता है। इसका संयोजकता जो होती है वो 0 होती है, इसलिए इसे 0 वर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि कवि गुरु किसे कहा जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी को, सुरेंद्र नाथ बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, अवनींद्र नाथ ठाकुर को। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कवि गुरु किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि रंगभूमि के लेखक कौन है? कालिदास है, तुलसीदास है, प्रेमचंद्र है और कबीर है। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रंगभूमि के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि टीआरपी का अर्थ क्या होता है?
टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टोटल रेटिंग पॉइंट, टोटल रेट प्रोडक्शन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टीआरपी का क्या अर्थ होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? मिसिसिपी नदी, सीन नदी, ड्यूब नदी और टाइबर नदी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। और सेंट लुइस किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध किताब तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है सिकंदर, सी है अलबरूनी और डी है जहांगीर। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अलबरूनी, बिल्कुल सही जवाब है। अलबरूनी किसके दरबार में थे? तो ये महमूद गजनवी के दरबार में थे। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में, न्यूजीलैंड और चीन में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी चीन बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि जय जवान का नारा किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जय जवान का नारा किसने दिया था? तो केवल अगर जय जवान बोला जाए तो जय जवान का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर जय जवान और जय किसान हो जाए तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान हो जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नारा दिया गया था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? आँख से है, कान से है, नाक से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? तो ये नाक से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, वेसर शैली में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? 1951 में, 1949 में, 1956, 1955। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1951, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कुछ इस प्रकार आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है, हरियाणा में, जयपुर और ग्वालियर। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 20वां प्रश्न है कि किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? मंसूर अली को, मोहम्मद मिर्ज़ा को, बेहजाद को और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो बेहजाद को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बेहजाद, बिल्कुल सही जवाब। बेहजाद किस मुगल शासक के समय में थे? तो ये बाबर के समय में थे, याद रखिएगा। और बाबर ही मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश का नींव रखे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जाति वर्ग है? बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का और भूटान का। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय है? तो ये श्रीलंका का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 80, 78, 65 और 59। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान का कौन अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो यह 78 है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है। यहाँ पर देखिए जो जितने भी भारत में बैंक है वो आरबीआई यानी जो सबसे मेन बैंक है आरबीआई को अगर ऋण देता है, जितने छोटे छोटे बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब बैंक है जो कि अगर आरबीआई को देते हैं ऋण तो इसको हम रिवर्स रेपो दर बोलेंगे। अगर आरबीआई इस सब छोटे बैंकों को अगर ऋण देता है उसको रेपो दर बोलते हैं। आरबीआई अगर छोटे बैंकों को देगा तो उसको रेपो दर बोलेंगे। अगर छोटे बैंक अगर बड़े बैंक को देगा यानी आरबीआई को देगा तो उसको रिवर्स रेपो दर बोलेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है। तो रिवर्स रेपो दर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? उसको विवर्तन बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने, एंडोस्कोपी का सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी एंडोस्कोपी जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। अपवर्तन के, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही। एंडोस्कोपी क्या है? तो यह एक चिकित्सीय सिद्धांत है, याद रखिए चिकित्सीय प्रक्रिया है। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, इकोलॉजी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, गोल्फ से, पोलो से और हॉकी से। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रिंस ऑफ वेल्स से कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शेकल किस देश की मुद्रा है? इजराइल का, सऊदी अरब का, नाइजीरिया का और थाईलैंड का। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शेकल किस देश की मुद्रा है? तो इजराइल का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वेद किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा या प्राकृत भाषा, संस्कृत और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वेद किस भाषा में लिखा गया था? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वेद की संख्या कितना है? तो वेद टोटल 4 है। चारों वेद में सबसे जो पुराना वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1904 में, 1921 और 1924। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फीफा का गठन किस वर्ष हुआ? तो मई 1904 ईस्वी में 7 देशों ने मिलकर फीफा का गठन किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्वों की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, उपराज्यपाल को, राष्ट्रपति को और लोकसभा के अध्यक्ष को। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 33वां प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर 4 राष्ट्रपति भारत के दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। भारत में टोटल 3 बार आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। इन चारों में से कौन है जो कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे? आर वेंकट रमन, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा और फखरुद्दीन अली अहमद। तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आपातकाल 3 प्रकार का आपातकाल लगता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में। इस प्रकार से अनुच्छेद याद रखिएगा। पूछा जाता है कि वित्तीय आपात का वर्णन किस में, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस में, और राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस में है। देखिए, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंजाब में, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है? तो अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। एक लगा था 1962 ईस्वी में, दूसरा लगा था 1971 ईस्वी में, और तीसरा लगा था 1975 ईस्वी में। 1962 में जब लगा तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1971 में जब लगा तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो बीबी गिरी, याद रखिएगा। और 1975 में जब राष्ट्रीय आपात लगा तो उस टाइम कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो बीबी गिरी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, केवल फखरुद्दीन अली अहमद दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से और शतरंज से। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह, विक्रम सेठ, नारायण पंडित और कुलदीप नायर। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर रहे हैं यानी ए चुन रहे भरत सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? देखिए, सूची कितने प्रकार के होते हैं? तो सूची 3 प्रकार के होते हैं। एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है और एक संघ सूची होता है। ये तीनों सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूची की वर्णन किया गया है। यहाँ पर बात चलिए अध्यादेश। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 213। राज्यपाल के लिए 213 याद रखिएगा और राष्ट्रपति के लिए 123 याद रखिएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो राज्य सूची के विषय पर। संघ सूची पे कर सकते हैं, समवर्ती सूची पे कर सकते हैं, राज्य सूची पे कौन कर सकते हैं? तो राज्यपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? पेट्रोल में, जल में, केरोसिन में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे कि अल्कली मेटल कौन सा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आता है? तो देखिए, प्रथम वर्ग में जितने भी तत्व है, यानी अगर लिथियम की बात किया जाए, लिथियम हो गया, उसके बाद से सोडियम हो गया, उसके बाद पे पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये सब है ना, जबकि अल्कली मेटल के अंतर्गत आते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना प्रारंभ कर जाते हैं। तो केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिनके कारण से इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, बैरम खां, मीर अली अकबर और गयासुद्दीन तुगलक। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।